हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक यात्रा के लिए जाएंगे। कहाँ जाएंगे भला? कुर्माचल में। कुर्माचल यानी हिमालय की गोद में एक काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, उत्तराखंड में है। और आपको पता ही है, ये कुर्माचल जो है नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। और आपको पता ही है, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, लैंड ऑफ द गॉड्स, बिकॉज सो मेनी हिंदू टेम्पल्स आर देयर, पिलग्रिमेज सेंटर्स आर देयर। हमें इस यात्रा पर ले जा रहे हैं हिंदी के प्रतिष्ठित कवि धर्मवीर भारती। आप सब समझ ही गए होंगे, ये एक यात्रा वृत्तांत है। आप सब समझ ही गए होंगे, ये एक यात्रा वृत्तांत है या फिर यात्रा विवरण है, ट्रैवलॉग जिसे कहते हैं। देखिए, यात्रा करना मानव की मूल प्रवृत्ति रही है। कई लोग व्यापार के लिए ट्रैवल करते हैं, बिजनेस के लिए, कई एडवेंचर के लिए, थ्रिल के लिए, और कई तो ट्रैवल लस्ट वाले होते हैं जिसे वांडर लस्ट कहा जाता है। और वांडर लस्ट वालों की बकेट लिस्ट में हिमालयास की ओर यात्रा ज़रूर स्थान पाती है। क्यों? आखिर क्यों? रीज़न और कुछ नहीं, द हिमालयास आर वन ऑफ द मोस्ट मिस्टिकल प्लेस. It seems to compel thrill seekers to attempt a summit to the Himalayas, even though they know there are a lot of risk involved. उनको पता होता है कि हिमालय की यात्रा काफ़ी जोखिम भरा होता है, लेकिन फिर भी जो वांडर लस्ट वाले होते हैं, उनके मन में हमेशा ये एक चाह रहती है कि हिमालय देखें, वहाँ जाएं। ये हुई यात्रा की बात। अब कुछ साहित्य पसंद व्यक्ति अपनी यात्रा के अनुभव व ज्ञान को पाठकों के लिए क्रमबद्ध कर यात्रा साहित्य लिखते हैं। तभी हम जैसे लोगों को भी उस पर्टिकुलर जगह की सीनिक ब्यूटी, वहाँ के लोगों का कल्चर, वहाँ की फूड हैबिट्स, जियोग्राफी, सब कुछ पता चलता है। हमारे चैनल में ऑलरेडी 2 यात्रा वृत्तांत अपलोडेड हैं। मोहन राकेश जी का यात्रा का रोमांस और प्रदीप पंत जी का चेरापूंजी से आया हूँ। दोनों काफ़ी अच्छे थे, बोथ वर वंडरफुल। आज हम धर्मवीर भारती के अनुभवों से गुजरते हैं और हम देखते हैं कि कुर्माचल के सौंदर्य, वहाँ की संस्कृति की पहचान कराने में वे कहाँ तक सफल होते हैं। वे कहते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों की छांव में फूल, फल, झरने और बंगलों वाले कुर्माचल का नाम लेते ही उनकी आंखों के आगे कुछ दृश्य उभर कर आ जाते हैं। कौन से हैं वो दृश्य? एक बहुत ऊंची वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला के इस बाजू में मीलों लंबा एक फलों का बगीचा है। फलों का बगीचा कितना ब्यूटीफुल होगा। फ्रूट्स का गार्डन है और सुनहले हरे, पीले, सिंदूरी और गुलाबी सेबों से लदे हुए पेड़ों की कतारें पार कर हम उस बंगले में जा पहुँचे हैं। ये एक बंगले में ठहरे थे, रामगढ़ नामक एक जगह में, और वहाँ पहुँचते समय दोनों तरफ फ्रूट्स का बगीचा है। और वो भी कौन सा फ्रूट? एप्पल्स का, सेबों का बगीचा, जो हमारे यहाँ दिखता ही नहीं है। ये एक ट्रैवलॉग की विशेषता है कि हम भी उन नज़ारों को देख सकते हैं लेखक के द्वारा। ये कहाँ पहुँचे? उसी जगह पहुँचे जहाँ महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने कुर्माचल प्रवास के कुछ दिन बिताए थे। अब देखिए, बस की सड़क सैकड़ों फीट नीचे मटियाले सांप की तरह घाटियों और जंगलों में रेंगती सरकती चली जा रही थी। आपको पता ही है माउंटेन एरिया में रोड कैसा होता है, सर्कुलर होता है, एकदम हेयर पिन टर्न्स होते हैं। आप कभी गए होंगे माउंटेन एरिया में, टूर के लिए गए होंगे, किसी हिल स्टेशन में टूर के लिए गए होंगे, तो वहाँ की रोड देखो ऐसा होता है, एकदम सर्पाकार होता है, सांप की तरह एकदम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है। सड़क के भी सैकड़ों फीट नीचे रामगढ़ के घरों की टीन वाली छतें दिख रही हैं और उनमें चलते फिरते लोग चींटियों की तरह लग रहे हैं। तो ये इतनी ऊंचाई पर हैं कि नीचे का दृश्य देखने पर लोग एकदम चींटियों जैसे लग रहे हैं। और उनका जो घर है, उनकी जो छतें हैं, टीन वाली छतें, वो इतनी छोटी लग रही हैं और उनमें चलते लोग चींटियों की तरह लग रहे हैं। तो ये जो जगह है, ये जो सी लेवल से 8000 फीट ऊपर है, और वहाँ का मैनेजर इनको चाय वगैरह देता है उस बंगले में, उस जहाँ वो ठहरे थे। और वो मैनेजर
उस जगह की कई बातें इनसे बताता है। उस ख़ास जगह की जो विशेषता है उसके बारे में बात करता है। और वहाँ लेखक देखते हैं कि वहाँ तो बहुत से लोग कई प्रदेश से, अर्जेंटीना से कोई आया हुआ है। तो आपको पता ही है हिल स्टेशन में कई कंट्रीज़ के लोग आते हैं। तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, उस समय बात कर रहे थे। इस प्रकार वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने भांति भांति के लोग वहाँ आते हैं। और देखिए और देखिए धर्मवीर भारती जी का कवि मन भावुक हो उठता है वहाँ के दृश्य निहार कर। वे कहते हैं, वहाँ उन सेबों के बीच बैठा हुआ भी मैं वहाँ नहीं था। उन्हीं अदृश्य घाटियों में भटक रहा था। उन्हीं खोई हुई श्रृंखलाओं की ओर चला जा रहा था, बिल्कुल अकेला। जाने किस जादू से सब कुछ जैसे एक प्रतीक में बदल गया था। जिंदगी के गर्द गुबार और धुंधलके को चीर कर वह कौन सी ऊंचाइयां हैं जो अकस्मात चमक कर फिर छिप जाती है, और मेरा मन अकुला उठता है, उनकी ओर चल पड़ता है। एक निरंतर अनथक यात्रा, चरैवती चरैवती, चलते चलो। वहाँ बैठकर सेबों के बीच वो बैठे हैं। 8000 फीट ऊंचाई पर बैठे हैं, सी लेवल से 8000 फीट ऊंचाई पर बैठे हैं। और वहाँ वे काफ़ी भावुक हो जाते हैं, फिलोसफिकल हो जाते हैं। उनको लगता है वो वहाँ नहीं बैठे हैं, कोई जादू सा लगता है कि जिसमें उनका मन करता है कि ये जो यात्रा है इसे चलते चलो, इस यात्रा को कभी ख़त्म न होने दो। वहाँ बैठकर उनको ऐसा लगता है। उस दिन हिमालय मुझे अपना चिर परिचित लगा था, जिसे मैं जाने कब से ढूंढ रहा था। देखो, हिमालय उस समय मुझे मेरा चिर परिचित लगा, मानो मैं कब से हिमालय को ढूंढ रहा था, जो यहाँ भूमि पर उदित होने से पूर्व जैसे मेरे मन की गहराइयों में अंतराल में सोया पड़ा था। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो हिमालय है धरती में प्रकट होने से पहले मेरे मन में कहीं सोया हुआ पड़ा था, और तब से मन का वह हिस्सा रिक्त पड़ा है। और जैसे ही हिमालय धरती में उदित हो गया, मानो मेरे हृदय में एक होलोनस हो गया, वहाँ का हिमालय मानो बाहर आ गया। हिमालय से एक घनिष्ठ संबंध मुझे प्रतीत हुआ, मानो हिमालय मेरे अंदर कब का था, मेरा एक भाग था। तभी तो वह कहते हैं, हिमालय मुझे अपना चिर परिचित सा लगा, और हिमालय को खोज रहा हूँ मैं, उसकी रिक्तता, उसका खालीपन फिर भरा भरा सा हो जाए। देखिए, हिमालय मेरे अंदर था, मेरे करीब था। और जब मैं आज हिमालय की चोटियों के पास बैठा हूँ, तब मुझे लगा कि यही तो मैं खोज रहा था, यही कोई रिक्तता थी मेरे जीवन में। और आज जब हिमालय से साक्षात्कार हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि अरे, यही तो मैं खोज रहा था। मेरे अंदर का हिमालय कहीं खो गया था, आज मुझे मिल गया। और फिर वे एक चिड़िया के बारे में जिक्र करते हैं, जो जूहो जूहो बराबर पुकारती है। और उत्सुकतावश पूछने पर पता चलता है कि उस चिड़िया के जूहो जूहो पुकारने के पीछे एक मार्मिक लोक कथा है। देखते हैं वो लोक कथा क्या है। देखिए, ट्रैवलॉग में यही एक खूबसूरती है कि किसी और प्रदेश की लोक कथाएँ लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करता है, तो हमें भी उन लोक कथाओं के बारे में जानने का अवसर मिलता है। देखते हैं वो लोक कथा क्या है। कहते हैं कि किसी जमाने में एक अत्यंत रूपवती पहाड़ी कन्या थी, जो वर्ड्सवर्थ की लूसी की तरह झरनों के संगीत, वृक्षों के मरमर और घाटियों की प्रतिध्वनियों पर पली थी। लेकिन उसका पिता गरीब था, और लाचारी में उसने अपनी कन्या मैदानों में ब्याह दी। वे मैदान जहाँ सूरज आग की तरह तपता है, जहाँ झरनों और बंगलों का नामो निशान नहीं, जहाँ भूखे अजगरों की तरह धधकती लुएं आदमी को साबुत निगल जाती हैं। अब देखिए, ये कथा है एक सुंदरी पहाड़ी युवती की, कन्या की। कहा जाता है वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी, लेकिन उसके पिता बहुत गरीब थे, तो इसलिए उसकी शादी पहाड़ी लड़के से नहीं हो पाई। उसकी शादी मैदानी एक युवा से हुई। और मैदान में क्या होता है, सूरज आग की तरह तपता है, और ये जो सूरज है, गर्मी है, भूखे अजगरों की तरह आदमी को निगल जाता है। लू आपको पता है, राजस्थान वगैरह में जो लू आता है, तो वैसे ही जो पहाड़ी के लोग हैं वो अपने ठंडे मौसम में रहकर इतने उनका हैबिट हो जाता है कि वे पहाड़ी प्रदेश में जी नहीं पाते।
उनका हैबिटेट ही है जहाँ स्नो, जहाँ बर्फ़ जम जाता है वहाँ वो रहते हैं। अब देखिए, हम जब ऐसे प्रदेश में जाते हैं तो हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं टिक सकते, क्योंकि हम मैदानी लोग हैं। हमें ये बर्फ़ देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें बहुत ठंड लगती है। और हम सोचते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं भाई, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो कैसे नीचे हॉस्पिटल तक पहुँच पाएंगे। लेकिन वहाँ रहने वाले लोग वहाँ के इतने आदी हो जाते हैं कि उसी जगह को श्रेष्ठ मानते हैं। अब देखिए, ये लड़की बहुत सुंदर थी, पहाड़ी कन्या थी, लेकिन इसके पिता गरीब थे और इसकी शादी एक मैदानी लड़के से हो गई। और वहाँ क्या होता है, प्रियतम के स्नेह की छाया में वर्षा और सर्दी तो किसी तरह कट गए, पर सूर्य के उत्तरायण होते ही वह अकुला उठी। मैदानी प्रदेश में उसका ब्याह हुआ, वो अपने ससुराल गई और वहाँ ओके था बारिश के मौसम में। लेकिन जैसे ही उत्तरायण होते ही, मतलब कि गर्मी का मौसम हुआ, तो वो उसको बहुत टेंशन हुआ, क्योंकि उसको आदत नहीं है इतनी गर्मी में। उसने नैहर जाने की प्रार्थना की। वो नैहर मतलब अपने घर में अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी। अब देखिए, परमिशन चाहिए था ससुराल वालों का, पर सास और ननद ने इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया। वह धूप में तपे गुलाब की तरह मुरझाने लगी। श्रृंगार छूटा, वेश विन्यास छूटा, खाना पीना छूट गया। वो इतनी दुखी हो गई। एक वो अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी, यहाँ की गर्मी वो सह नहीं पा रही थी, और वहाँ ससुर हैं कि छोड़ नहीं रहे थे, सास और ससुर। तो अंत में सास ने कहा, अच्छा कल तुम्हें भेज देंगे। अब देखो, एक बार अंत में कहा कि चलो कल तुम्हें भेज देंगे। अब सुबह हुई, उसने आकुलता से पूछा, जूहो? जूहो मतलब उनकी पहाड़ी भाषा में जाऊं। सास ने कहा, भोल जाला, मतलब कि कल सुबह जाना। उसने टाल दिया। वह और भी मुरझा गई। एक दिन किसी तरह कटा, दूसरे दिन उसने पूछा, जूहो? दूसरे दिन भी उसने पूछा, मैं जाऊं? तो फिर वो सास बोली, कल चले जाना। रोज़ वह अपना सामान संवारती, प्रिय से विदा लेती और पूछती, जूहो? रोज़ यही सास नाराज़ होकर मुंह फेर कर कहती, भोल जाला। देखो, उस लड़की को भेजा नहीं। तो एक दिन जेठ का दस्तपा लग गया। एक बार क्या हुआ, बहुत धूप हुई, बहुत गर्मी हुई। धरती धूप से चटका गई। वृक्षों पर चिड़ियाँ लू खाकर गिरने लगी। अब ये लू जब चलता है, गर्म हवा, तो इवन जानवर मर जाते हैं, पक्षियाँ मर जाते हैं गर्मी के कारण। आदमियों को कहा जाता है कि बाहर मत निकलो जब लू चलती है। तो ऐसी लू चली कि वधू ने हाँफते हुए सूखे गले से अंतिम बार सांस से पूछा, जूहो? वो बेचारी अंतिम बार सांस से पूछती है, जूहो, मैं चली जाऊं? लेकिन सांस बहुत क्रूर थी। पंखे की डंडी से पीठ खुजाते हुए उसने कहा, भोल जाला, कल चले जाना। फिर वह कुछ नहीं बोली। शाम को एक वृक्ष के नीचे वह अचेतन पड़ी हुई मिली। वहाँ वहीं उसने प्राण त्याग दिए, एक वृक्ष के नीचे, प्राणहीन, गर्मी से काली पड़ गई थी। वृक्ष की डाली पर एक चिड़िया बैठी थी। ये सब देख कर वृक्ष की डाली पर एक चिड़िया बैठी थी, जो गर्दन हिलाकर बोली, जूहो? देखिए, ये एक लोक कथा है, एक मिथिकल स्टोरी है। तो इसमें ये चिड़िया पूछती है, जूहो, जाऊँ मैं? और उत्तर की प्रतीक्षा न कर नन्हे नन्हे पंख फैलाकर कूर्मांचल की ओर उड़ गई। तो मानो ऐसा होगा कि ये जो लड़की है, जो बहुत चाहती थी अपने नैहर पहुंचने में, अपने माता पिता के पास पहुंचने में, जो पहाड़ियों में है, कूर्मांचल में है, वो नहीं पहुंच पाई। तो बदले में चिड़िया पहुंच जाती है कूर्मांचल, और दर्द भरे स्वर में बार बार पूछती है, जूहो जूहो जूहो। और तभी से लोग कहते हैं कि ये जो चिड़िया है, जूहो जूहो पुकारती है, ये वही पहाड़ी लड़की की आत्मा है जो जूहो जूहो पुकार रही है। और फिर एक कर्कश पक्षी स्वर सुन पड़ता है, भोल जाला। ऐसे भी लोग कहते हैं कि ये चिड़िया कुर्मांचल में जूहो जूहो पुकारती है, और एक कर्कश, मतलब कि जो सांस होगी उस लड़की की, वो बोलती है, भोल जाला। ये एक लोक कथा है। हम लोगों ने भोल जाला का स्वर नहीं सुना, पर कुछ देर निरंतर रट के बाद वह चिड़िया अपने आप चुप हो गई। उसका दर्द हमें बहुत गहरे छू गया। ये कथा सुनकर हम भी काफ़ी भावुक हो गए। ऐसे घाव तो हम सबों के मन में है ना। पता नहीं किन हरियाली घाटियों के वासी हमारे प्राण उन अपरिचित निर्मम परिस्थितियों की सीमा में बंधे परदेश में भटक से रहे हैं, और उसी सुदूर के प्यासे हैं। वह सुदूर हमें बार बार बुलाता है, और हम पूछते हैं, जूहो?
अब यहाँ कवि काफ़ी भावुक होकर कहते हैं कि जैसे वो पहाड़ी लड़की अपने घर नहीं आ पाई, अपने परिवेश में पहुँच नहीं पाई और उसने प्राण त्याग दिया, वैसे ही अक्सर मानव भी होता है, मतलब कि प्रवास में होता है, कभी सर्विस लगी होती है, कभी नौकरी में होता है, कभी मिलिट्री में होता है, वो अपना घर नहीं पहुंच पाता, अपना गांव पहुंचने की उसके मन में काफ़ी चाह रहती है। और और उस पक्षी की तरह वो जूहो जूहो पुकारता रहता है मानव, और हमेशा यही उत्तर मिलता है कि भोल जाला, कल चले जाना। तो ये कवि कहते हैं कि ये हमारी विवशताएं हैं, हमारे बंधन हैं, हमारी सीमाएं हैं। हम हमेशा लिमिटेशन से बंधे होते हैं। आपको पता है, कोई गल्फ़ कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में जाता है नौकरी के सिलसिले में, जब भी छुट्टी के लिए आते हैं तो कहते हैं कि अगले साल तो मैं पूरा बंद करके आ जाऊंगा, लेकिन विवशतावश फिर चले जाते हैं। ज़िंदगी बीत जाती है, मतलब कि पूरी उम्र वहीं रहते हैं, परिवार वाले यहाँ रहते हैं, मिलिट्री वाले भी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे कई मजबूरियाँ हैं। और उस चिड़िया की कथा सुनकर धर्मवीर भारती दार्शनिक से हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हम भी उस चिड़िया की तरह अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। जैसे जैसे वो लड़की उस लोक कथा में जूहो जूहो पुकारती है, अर्थात जाऊं जाऊं पुकारती है, वैसे ही हमारा मन भी प्रवास छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार अपने वासस्थल में पहुंचने को आकुल होता है। लेकिन हमारी सीमाएं, हमारे लिमिटेशंस हमें भोल जाला यानी कि कल सुबह जाना कहते हैं, और हम विवश होकर चुप हो जाते हैं। फिर लेखक गुरुदेव यानी महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हैं। उन्होंने भी कूर्मांचल में कुछ दिन बिताए थे और कविताएं भी लिखी थी दार्शनिक भाव से। तो धर्मवीर भारती कहते हैं शायद इसी प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव हो। और वैसे ही हिंदी के सुकोमल कवि कहलाए जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जिक्र भी वे करते हैं। पंत जी तो कूर्मांचल के थे ही, और वहाँ की प्राकृतिक सुषमा से इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने उसका भरपूर वर्णन किया है अपनी कविताओं में। उन्हें तो प्रकृति का सुकोमल कवि ही कहा जाता है। धर्मवीर भारती जी फिर आगे कहते हैं, कालिदास से लेकर सुमित्रानंदन पंत तक हिमालय भारतीय कवि की आत्मा में बराबर यह प्यास जगाता रहा है। कालिदास ने भी हिमालय और वहाँ के मेघों का वर्णन काफ़ी किया है, मेघदूत में, और सुमित्रानंद में तो वैसे भी किया है। कूर्मांचल हिमालय का द्वार है। अब देखिए, लेखक कहते हैं कूर्मांचल जो है हिमालय का द्वार है, एंट्री पॉइंट है हिमालय का। कूर्मांचल के पहाड़ों से दिखने वाला हिमालय पता नहीं कैसे अपने आप खींचने लगता है। इस अजीब से आकर्षण को सबसे पहले मैंने कौसानी में अनुभव किया। मचकाली के खतरनाक मोड़ और अल्मोड़े की सूखी नीरस घाटी में होते हुए कोसी पार कर सोमेश्वर की हरी उपजाऊ घाटियों से लेकर जब हम कौसानी पहुँचे तो लगभग निराश से थे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के कुछ अत्यंत रमणीय दिन यहाँ बिताए थे और उन्होंने इस स्थान की तुलना स्विट्ज़रलैंड से की थी। कौसानी तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में है कौसानी, और कौसानी को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, महात्मा गांधी ने कहा था। धर्मवीर भारती, जैसे मैंने कहा, ही इज़ बेसिकली ए पोएट, तो उनका कवि मन मुखर हो जाता है हिमालय के सौंदर्य को देखकर। देखिए वो कैसे कहते हैं, कभी कभी तो लगता था कि अनंत काल से उस शिखर पर जमी हुई बर्फ की ठंडी ठंडी भाप हमारे माथे को आशीर्वाद की तरह स्पर्श कर रही है। नयन मन प्राण बंध जाने की बात सुनी थी, पर अनुभव उसी दिन हुआ। लगा जैसे हमारी चेतना का कोई अंश ऐसा ज़रूर है जो धरती के कठोर यथार्थ से हमें ऊपर की ओर उठा रहा है, वहाँ जहाँ अनंत काल से शुभ्र श्वेत हिम जमा हुआ है। इन्हीं शिखरों को शंकराचार्य ने देखा था, इन्हीं में कालिदास भटके थे, इन्हीं में विवेकानंद ने आत्म साक्षात्कार किया था। अब देखिए, इतने बड़े बड़े लोग जो यहाँ आए थे हिमालय में और उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। गांधी जी आए हैं, कालिदास भटके हैं, शंकराचार्य, विवेकानंद, ये सब ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं। क्यों आए हैं यहाँ? एक अलौकिक शांति और एक दूर से आती हुई पुकार जो इन हिम शिखरों के रहस्यमय वातावरण में सभी को बुला लेती है। यही कारण है कि सभी हिमालय की गोद में आते हैं। क्यों? क्योंकि एक अलौकिक शांति मिलती है,
एक दूर से आती हुई पुकार होती है, मानो कोई कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जैसे मेरे अस्तित्व का चरम साफल्य हिमालय की ऊंचाइयों से ज़रूर मेल खाता है। कवि इतने भावुक हो जाते हैं, वे कहते हैं, मुझे लगा जैसे मेरा वास्तविक व्यक्तित्व वही है। यहाँ तो जैसे मैं छद्मवेश धारण कर आप धर्म का जीवन बिता रहा हूँ। एक दिन यह सब नीचे छोड़कर उन्हीं ऊंचे शिखरों पर जाना है। मृत्यु बोध होता है इन्हें। वहाँ ये शिखरों को देखकर कवि को लगता है, लेखक को लगता है कि एक दिन ये सब नीचे छोड़कर, यानी कि जो जीवन यात्रा है उसे समाप्त कर एक न एक दिन तो मुझे जाना है ऊपर की ओर। यह जो मैं आजकल जी रहा हूँ, यह तो उस यात्रा की तैयारी मात्र है। कब वह बेला आएगी जब पूछूंगा जूहो, यानी कि जाऊँ, मतलब कि इस इहलोक की यात्रा ख़त्म कर मुझे दूसरे लोक में यात्रा करने की इच्छा जागी हिमालय को देखकर। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ का नहीं, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, परमात्मा के पास। और फिर उस समय कोई भी मेरी यात्रा कल के लिए स्थगित न कर सकेगा। एक बार मेरी मृत्यु हो जाएगी तो भोल जाला कोई नहीं कह पाएगा कि कल जाओ कल जाओ। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। और हिमालय के पास खड़े होकर कवि को ऐसा लगा कि उन्हें तो अब मृत्यु बोध आ गया है कि जीवन मैंने पूरा जी लिया है, ये दृश्य भी देख लिया है हिमालय का। अब मेरी यात्रा, जीवन यात्रा समाप्त होने को है और ये यात्रा कोई स्थगित नहीं कर सकता। मैं अपने नन्हे पंख खोलकर आकाश नापता हुआ इन्हीं ऊंचाइयों की ओर उड़ूंगा, उस चिड़िया की तरह। मुझे लगा कि मैं पहुंच जाऊंगा अपने परमात्मा के पास। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मवीर भारती काफ़ी फिलोसॉफिकल होते हैं। यात्रा विवरण के अंत में वे कहते हैं, जब हम अपने जीवन को गहरे स्तरों पर जीते हैं तब हमें जीवन की परिधि असीम मालूम पड़ती है और हमें अपने अस्तित्व के नए और गहरे अर्थ मिलते हैं। तो यही एक विशेषता हुई कि हिमालय पहुंचकर हिमालय के सौंदर्य को देखकर उन्हें अपने अस्तित्व के नए और गहरे अर्थ मिले, मतलब उनका जो एक्सिस्टेंस है उसको एक नया मीनिंग मिला। किसी भी कलाकार के लिए इस प्यास को भूल जाना घातक होता है। हिमालय ने वह प्यास फिर कुरेद दी। इसके लिए मैंने चरम आभार के उस क्षण में मन ही मन उसे प्रणाम किया था। मन ही मन कवि हिमालय को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हिमालय के हिम आच्छादित उन शिखरों ने कवि को काफ़ी दार्शनिक बना दिया और अपने मृत्यु बोध का याद दिला दिया, और वे मन ही मन हिमालय को प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, यात्रा के बाद जब वे अपनी जगह पहुंच जाते हैं, अब भी जब उसका ध्यान आता है, उसका यानी हिमालय का, मेरा सर कृतज्ञता से नत हो जाता है। मैं काफ़ी कृतज्ञ होकर अपना सिर झुका लेता। मतलब हिमालय रूपी जो सत्य है उसे देखकर इनके मन में इतनी भावुकता जगी कि बाद में जब भी हिमालय की याद आती है तो वो कृतज्ञता पूर्वक अपना सिर नवा लेते हैं। तो आशा करती हूँ आप यात्रा विवरण का आस्वादन कर चुके होंगे। Now, talking about the author, Dharmir Bharti, he is basically a poet, as I have already said. He is a novelist, a storyteller. He is best known for his long poem Kanupriya, a very beautiful depiction of everlasting love of Radha and Krishna. कनुप्रिया हमारे चैनल में अपलोडेड है, कभी वक्त मिले तो ज़रूर आस्वादन कीजिए। और पता है इनके कई नॉवेल्स पर फिल्म भी बन चुके हैं, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा। 1972 he was given Padma Shri and 1989 he bagged the Sangeet Natak Academy Award. आशा करती हूँ मेरा ये जो लघु प्रयास है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपके एग्जाम्स के बाद ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो इट्स बाय फ्रॉम हियर।